हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर मैंने आपको कल की क्लास में 233 तक करा दिए थे, जो सेकंड पार्ट था, है ना। तो अब हम इसे ख़त्म करेंगे। लास्ट पार्ट आपका रहने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें आप लोगों के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, उनको यहाँ पर कंप्लीट करा दिया जाएगा। सो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन और जहाँ से लास्ट हमने छोड़ा था 234। सो क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक वॉज स्टार्टेड बाय। अच्छा, आप में से कह रहे थे कि बोथ लैंग्वेजेस में आप इसे पढ़िएगा, तो उससे क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगेगा। इसी वजह से मैं एक ही लैंग्वेज में से यहाँ पर आप लोगों को करा रही हूँ। लिखा दोनों में ही है, आप दोनों में ही उसे पढ़ सकते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक को जिन्होंने प्रवर्तित किया वह थे। सो फॉरवर्ड ब्लॉक वॉज स्टार्टेड बाय, तो ये किया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का क्या था? एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था, जिसकी स्थापना 1939 में 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस आपको मैंने कल बताया था ना, सेशन वगैरह, तो उसी सेशन के बाद इन्होंने क्या करा था, इसको यहाँ पर स्टार्टेड किया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? सो कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करते हैं, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब होता है? सो यहाँ पर कैबिनेट मिशन भारत आता है 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली में आता है। और उस समय जब इस मिशन का गठन किया गया था, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1946, ऑप्शन बी। उस समय जो आपका ये गठन किया गया था मिशन, ब्रिटेन के दैट टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? क्लीमेंट एटली, उसने की ये पहल थी। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री हुआ करते थे। सर पैथिक लॉरेंस, जो कि भारत सचिव बनाया गया था, और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष था, जो कि व्यापार बोर्ड का, और लॉर्ड एवी अलेक्जेंडर की हम बात करते हैं तो ये नौसेना का प्रमुख था। ये इसमें ऐड थी, मतलब 3 लोगों की अध्यक्षता में से भेजा गया था। देन उसके बाद आता है, आज़ाद हिंद फौज वॉज फॉर्म्ड बाय कैप्टन मोहन सिंह एट, यानी कि कप्तान मोहन सिंह के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। कहाँ पे? सो इन्होंने किया था मतलब इन्होंने किया था सिंगापुर में। कहाँ पर किया? सिंगापुर। सिंगापुर के पतन के बाद 40,000 भारतीय सैनिकों ने अपने आप का फुजीहारा को सौंप दिया था, जिसे उसने मोहन सिंह को सौंपा, और इस प्रकार औपचारिक रूप से क्या होते, आज़ाद हिंद फौज का गठन हो गया था। और इसको गठित करने का जो उद्देश्य था वो था भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द इंडियन नेशनल आर्मी? निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं था? सो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता था, 1942 में भारतीय राष्ट्रवादियों के द्वारा गठित एक सशस्त्र सेना थी, जो भारत की स्वतंत्रता से को सुरक्षित रखने के लिए इंपीरियल जापानी सेना के संरक्षण में थी। इससे रिलेटेड राशि अली, पीके सहगल और शहनवाज आदि हुआ करते थे। तो इसमें कौन नहीं है? बीसी दत्ता नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही होगा। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश से दिया था? सो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का जो नारा दिया था वो किस देश से दिया था? सिंगापुर से दिया था। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर का जो टाउन हॉल है वहाँ के उसके सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करा था, और दिल्ली चलो का उन्होंने नारा दिया था। निम्नलिखित में से किसके मन में सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज का विचार आया था? तो सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज का जो विचार आया, किसके मन में आया था? तो ये आया था कप्तान मोहन सिंह के मन में आया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? जो आज़ाद हिंद फौज थी, इसका प्रथम सेनापति आपसे पूछा गया है। विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया, और वे ब्रिटिश भारतीय सेना के अफसर भी थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ क्या कर रहे थे? जापानियों के साथ हो गए थे। और 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर के पतन जैसे होता है, उसमें 40,000 जो भारतीय सैनिक युद्ध बंदी बनाए गए थे,
वो कैप्टन फुजियारा जो है वो उनको मोहन सिंह को सौंप देता है। और इन जो युद्ध बंदी थे इन्हीं को लेकर मोहन सिंह जी जो हैं इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद के नाम से फौज खड़ी करते हैं और इसके पहले सेनापति भी वही थे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए। और 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के जो कैथे भवन है वहाँ पर एक समारोह आयोजित होता है। उस समारोह में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसको सौंपी थी? सुभाष चंद्र बोस के हाथों में दे दी थी। नेक्स्ट आता है भारत के गवर्नर जनरल वाइसराय यानी कि संवैधानिक विकास से रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं। Who was the viceroy when Bengal was divided in 1905 यानी कि बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी के वाइसराय के समय हुआ था। सो ध्यान रखिएगा बंगाल विभाजन आपको मैंने कल भी सारी चीज़ें बताई हैं, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की। 7 अगस्त 1905 को इसके बंगाल विभाजन के विरोध में सफलता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन भी होता है, जहां से स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ करने की घोषणा भी हुई। और 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हो गया तो आंदोलनकारियों ने इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया था। 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ, ये आप ध्यान रखिएगा। हितवादी, संजीवनी, बंगाली जैसे पत्रों के माध्यम से बंगाल विभाजन का विरोध भी किया गया था और 1911 में फिर आपका क्या कर लिया था, वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वाइसराय कौन था? हु वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशंस ऑफ बंगाल इन 1905? सो अब आप जल्दी से बताइएगा। लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि आपको मैं स्टार्टिंग से बताती हुई आई हूँ, मिडवेल के टाइम पे भी आप लोगों को बताया है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था अगर आपसे पूछेगा तो यहाँ पर आपका वैसे आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स था। वैसे बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल का गवर्नर का जो पद है उसका नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रखा गया। तो ऐसे में जो पहला गवर्नर जनरल था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था, लेकिन बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या, गवर्नर जनरल पूछा है, तो फिर वो वॉरेन हेस्टिंग्स ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल? सो आपसे पूछा ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? लॉर्ड हेस्टिंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। हु अमंग दीज हेडेड द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946? 1946 में गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? सो हु अमंग दीज हेडेड द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946? सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फ्रेमर ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860? भारतीय दंड संहिता 1860 का निर्माता कौन है, जो कि कई बार आपके अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। सो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है, लॉर्ड मैकाले। कौन था? लॉर्ड मैकाले। 1833 का चार्टर एक्ट के तहत 1834 में स्थापित भारत के पहले कानून आयोग की सिफारिश पर भारतीय दंड संहिता IPC 1860 अस्तित्व में आया और ये कोड 1 जनवरी 1862 में ब्रिटिश शासन के दौरान इफेक्टिव किया गया था, यानी कि लागू किया गया था, प्रभावी किया गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में द्वैध शासन अर्थात डायरकी स्थापित हुआ था? तो ये आपको बताया था मैंने डायरकी के बारे में। सो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, भारत परिषद अधिनियम 1919। कौन था? भारत परिषद अधिनियम 1919। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, केंद्रीय व्यवस्थापिका को 2 भागों में बांटा गया था। एक तरीके से भारतीय संविधान सभा तथा भारतीय राज्य परिषद हम बोल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, हु वॉज द गवर्नर जनरल एंड वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 वॉज पास्ड। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब जब पारित किया गया, उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल एवं वाइसराय कौन थे? सॉरी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। कौन था? लॉर्ड लिटन। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और इस अधिनियम के तहत भारत में ही सोम प्रकाश, सहचर, ढाका प्रकाश और अनेक ऐसे अन्य समाचार पत्र थे जिनके विरुद्ध मामले दर्ज हुए थे। और इस अधिनियम की कार्रवाई से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी समाचार में क्या हो गई थी? परिवर्तित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 249, हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग हैड कॉल्ड गांधी जी वन मैन बाउंड्री फोर्स। यानी कि निम्न में से किसने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? सो 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिलने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में जश्न मनाने के बजाय गांधी जी कलकत्ता में थे, जहां उन्होंने विभाजन के बाद हिंदू और मुसलमान के बीच भड़के सांप्रदायिक दंगों के खिलाफ अपनी पूरी आत्मा लगा रखी थी। इस साहसिक कदम को देखते हुए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। उसी ने कहा कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उसने संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वॉज क्रेडिटेड फॉर टेकिंग द फर्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप टूवर्ड्स फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशंस इन इंडिया। यानी कि भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसको जाता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। कौन था? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना की है। इसने केंद्र और प्रांतों के बीच में या मध्य राजस्व बंटवारे के लिए एक नई प्रणाली का शुभारंभ भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 251, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। जल्दी से कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एक बार जल्दी से। और बाकी आप अपना रिव्यू दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 251 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। आंसर हो जाएगा सी। सिविल सेवाओं की नींव रखने का वैसे जो श्रेय जाता है वो वॉरेन हेस्टिंग को दिया जाता है, लेकिन जबकि सिविल सेवाओं में आंतरिक कार्यप्रणाली में सुधार और आधुनिकीकरण के प्रयास के चलते जो है कार्नवालिस को क्या कहा जाता है? भारतीय सिविल सेवा का जनक कहते हैं। नींव तो वैसे वॉरेन हेस्टिंग से ही उसी ने रखी थी। तो यहाँ पे ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया है? तो आज मैं आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें ना करा के मेन चीज़ें करा रही हूँ। बाकी चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशंस वो आपका बाद में हो जाएगा, आफ्टर जो भी आपका 11 को एग्ज़ाम है उसके बाद कर देंगे। सो निम्नलिखित में से किस राज्य ने वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया है? तो कल मैंने आपको बताए भी थे, यहाँ पर आपका जिसने स्वीकार नहीं किया था वो है आपका बंगाल। कौन सा नहीं था? बंगाल ने नहीं किया था। और जिसमें हैदराबाद, जोधपुर व जयपुर थे, इन्होंने इसे स्वीकार करा। बंगाल ने इस संधि को स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समाप्ति का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति को किसने अपनाया था? हु अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। सो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। 1848 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक नीति अपनाई गई थी जिसके अकॉर्डिंग यदि किसी भी भारतीय राजा के पास अपना कोई जायज़ उत्तराधिकारी नहीं है तो उसकी सारी संपत्ति जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर दी जाएगी। और इस नीति को हड़प नीति कहा गया था। हड़प नीति व्यपगत सिद्धांत कहा गया था, है ना। हड़प नीति के में सबसे पहले सतारा 1848 में, फिर आपका 1849 में जैतपुर संबलपुर,
फिर बघात 1850 में, अवध 1856 में, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, करौली 1855। ये सब इफेक्टिव हुए थे इस नीति से व्यक्तिगत सिद्धांत के द्वारा। जैसे समाप्ति का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स, ये व्यक्तिगत सिद्धांत के नाम से जानते हैं। लॉर्ड डलहौजी की ये पॉलिसी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया वॉज, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन के जनक कौन थे? सो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन के जो जनक माने जाते हैं वो है यहाँ पर जन्मदाता लॉर्ड रिपन। कौन माने जाते हैं? लॉर्ड रिपन। रिपन के ही कार्यकाल में भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई थी, जो अब तक जारी है, और इसी के काल में ही सबसे पहले 1881 में कारखाना अधिनियम 81 पारित भी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हु मे बी कॉल्ड द रियल फाउंडर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? सो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक एक्चुअल फाउंडर माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। किसे मानते हैं? रॉबर्ट क्लाइव को। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी। कल की क्लास में बताए क्यों मानते हैं, देख लीजिएगा उसे। हु इंट्रोड्यूस परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिपीटेड है। 1790 में जॉन शोर व्यवस्था के नाम से शुरू किया गया था इसे, बाद में इसे स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता था। इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 में बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में लागू किया था। तो मैंने बताया कि स्टार्टिंग में से जॉन शोर व्यवस्था के नाम से, बाद में स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से, और इसे कहाँ पे 1793 में बंगाल के गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसने वहाँ पे लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वॉज इंडियाज ओनली जैविस वायसराय, यानी कि यहूदी वायसराय कौन सा था? भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय आपसे पूछा गया है। 1921 से 26 ईस्वी के बीच में इसका कार्यकाल रहा है, और इसी के शासनकाल में महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे चोरी चोरा कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र, ये इम्पोर्टेंट क्या होती हैं, घटनाएं घटित होती हैं। लॉर्ड रीडिंग था। कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच वायसराय, यानी कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में हुआ था? तो ये इस विधेयक का जो उद्देश्य था वो था जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाए, भारतीय तथा यूरोपीय जो न्यायाधीश हैं उनकी शक्तियां समान कर दी जाए। लॉर्ड रिपन क्या था? एक लॉर्ड रिपन, आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। जो लॉर्ड रिपन था ना, एक उदारवादी वायसराय था। लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हुज टेन्योर पोस्टल स्टैम्प सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। किसके शासनकाल में भारत में डाक टिकट सेवा प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड रिपन के टाइम पे। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थांडे के बीच इसी के शासनकाल में चली थी। तो यहाँ पर आंसर क्या है? लॉर्ड रिपन। देखिएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी नहीं बल्कि लॉर्ड डलहौजी की टाइम पे घटनाएं घटी थी ना। लॉर्ड डलहौजी का टाइम 1848 से 1856 था, और 1854 में ये घटना आपकी मतलब ये आपका डाक टिकट सेवा जो है इसकी शुरुआत होती है ना। तो डाक टिकट सेवा की शुरुआत 1854 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे होती है। तो इसीलिए भाई अगर हम बुकों की बात करते हैं तो हर एक बुक में थोड़ा बहुत एरर आपको देखने को मिलती है। और इन्हीं के टाइम पे 1853 में 15 में बम्बई टू ठाणे के लिए क्या चलाई गई थी? शासनकाल में ट्रेन चलाई गई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। वैसे इससे पहले भी भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई 1766 में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा हुई थी, जिसे 74 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने डेवलप किया था, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से जो चीज़ें हुई थी वो लॉर्ड डलहौजी ने ही करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा
भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो किसके शासनकाल में जो है एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था, यह आपसे पूछा गया है, किस अधिनियम के द्वारा? 1935 में भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान हुआ था, जिसे संघीय लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1937 में हुई। लेकिन अधिनियम पूछा है तो एक्ट ऑफ 1935, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सो द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था यहाँ पे, बताइए जल्दी से। तो भारत का अंतिम, भारतीय नहीं पूछा है, तो ऐसे में लॉर्ड माउंटबेटन ही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना जाता है? हु वॉज regarded as the father of electric telegraph in India? So 262 and the correct answer is option क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के ने ही पहली विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच स्टार्ट की थी। इसी के समय 1854 में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन भी प्रारंभ हुआ और 1854 में डलहौजी ने ही लोक निर्माण विभाग को भी गठित किया था। तो ये इनके बारे में कुछ पॉइंट है, इन्हें आप मतलब रिवाइज हो जाएंगे। किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी का अंत किया था? 1833 के चार्टर के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना। इस यहाँ पर आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद उसने 1829 में धारा 17 के द्वारा सती प्रथा को गैरकानूनी डिक्लेयर किया। इस समय अवध क्षेत्र, राजपूताना और बुंदेलखंड तक ठगी का बोलबाला भी था। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, इसने कर्नल सलीमन के साथ मिलकर 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया। शिक्षा के क्षेत्र में उसने 1835 में मैकाले के प्रतिवेदन के आधार पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की भी घोषणा करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लॉर्ड कार्नवालिस की किस न्यायिक योजना के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सर्किट स्थापित की गई थी? विच जुडिशियल प्लान ऑफ लॉर्ड कार्नवालिस एस्टैब्लिश्ड अ कोर्ट ऑफ सर्किट्स? सो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, जो लॉर्ड कार्नवालिस था उसकी न्यायिक योजना 1790, तो जुडिशियल प्लान ऑफ 1790 के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सर्किट को स्टैब्लिश किया गया। लॉर्ड कार्नवालिस के कुछ अन्य सुधार जैसे निजामत अदालत को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता स्थापित करना, 4 प्रांतीय अदालतों की स्थापना, 3 बंगाल में 1 बिहार में, जिलों में दीवानी अदालत की स्थापना, राजस्व न्यायालय भंग करके जिले में राजस्व अदालतों की स्थापना, सब कानूनों का संग्रह करके कानून का निर्माण करवाना, जिसे कार्नवालिस कोड की संज्ञा दी गई थी। तो ये इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बन जाते हैं। फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर चार्टर ऑफ, भारत का प्रथम विधि आयोग गठित हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था किस चार्टर के द्वारा? तो ये गठित होता है 1833, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का प्राधिकार दिया गया। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन होता है। द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इनिशियली एस्टैब्लिश इन इंडिया वर लोकेटेड, यानी कि आरंभ में भारत में स्थापित किए गए उच्च न्यायालय स्थित हैं। सो करेक्ट आंसर आप ध्यान रखेंगे, स्टार्टिंग में मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में आपके उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था। इन न्यायालयों की स्थापना 1961 की भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा 1962 में हुआ और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? मैंने क्या बोला था? मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। सो मुंबई, मद्रास एवं कलकत्ता, ऑप्शन सी। अब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके माध्यम से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय गठित हुआ था 1774 में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एलिजाम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? सो यहाँ पर जो कि 1834 में गठित हुआ था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में,
ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। 4 सदस्यीय निकाय था। विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द एक्ट ऑफ। तो यहाँ पर पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार लागू किया गया था किस अधिनियम के द्वारा? तो ये आता है आपका मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जिन्हें जानते हैं। मार्ले जो थे वो भारत सचिव थे, वायसराय मिंटो थे। इन्हीं के नाम पे इस एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। तो दैट इज कॉल्ड ऑप्शन डी, एक्ट ऑफ 1909। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे सही होगा। इसी अधिनियम के द्वारा भारत में प्रादेशिक चुनाव के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को भी अपनाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था भी इसी अधिनियम में हुई और इसी अधिनियम को जो है उस समय भारत सचिव मार्ले वायसराय मिंटो के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम नाम भी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया डिस्ट्रीब्यूटिंग लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर्स एंड प्रोविंसेस वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। भारत के लिए केंद्र तथा प्रांतों के मध्य विधायी शक्तियों को विभाजित करने वाला संघीय ढांचा सर्वप्रथम इसके द्वारा अंगीकृत किया गया था। ये अंगीकृत होता है किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। और इसी एक्ट के द्वारा विधि निर्माण हेतु वर्गीकृत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में से प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्रांत को दिया गया। उन पर केंद्र का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। अब प्रांतों के गवर्नर ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे, ना कि गवर्नर जनरल के अधीन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। विच चार्टर वॉज कॉल्ड एज जाम आउट ऑफ विच सब्सिक्वेंट एंग्लो इंडियन कोड्स वर डेवलप्ड। किस चार्टर को वह जीवाणु कहा जाता है जिससे पश्चातवर्ती सभी एंग्लो इंडियन संहिताएं विकसित हुई? तो ये है आपका चार्टर ऑफ 1600। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? चार्टर ऑफ 1600। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2021 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस कानून का प्रावधान था कि भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए? Which of the following laws provided that Indians should not be barred from holding jobs with the East India Company? ये था आपका 1833 में ये प्रावधान हुआ था, चार्टर ऑफ एक्ट 1835। और इसी अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन सरकारी पदों के चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का भी उपबंध है। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार जो चाइना और चीन के चाय और चीन का व्यापार था उसे समाप्त भी किया गया था। बाकी तो 1813 में ही हो गए थे, लेकिन चाय और चीन वाला आपका 1833 में समाप्त हुआ और कंपनी को केवल प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्व सौंपे गए थे। अगला क्वेश्चन आता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज लार्जली बेस्ड ऑन। मतलब ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो प्रमुखतः आधारित था। ये आपका किस पर आधारित था? देखिएगा, इसका वैसे आयोग ने अगर बात करते हैं अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र, साइमन आयोग रिपोर्ट, 3 गोलमेज सम्मेलनों के विचार विमर्श और नेहरू रिपोर्ट पर आधारित था। तो यहाँ पर फिर आपका आंसर बताइए। नेहरू समिति की रिपोर्ट की अनुशंसाओं पर भी था, बताया है ना। और आपका यहाँ पर साइमन आयोग रिपोर्ट, 3 गोलमेज सम्मेलन था और इन पर विचार विमर्श तथा नेहरू रिपोर्ट पर आधारित था। इसके अलावा इस पर संयुक्त प्रवर समिति रिपोर्ट और लोथियो रिपोर्ट के भी कुछ प्रावधान शामिल किए गए थे। ऐसे में आप बताइए आंसर क्या होगा। हालांकि आयोग ने इसे कैंसिल करा था इस क्वेश्चन को। तो आपको मैंने बताया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो मुख्यतः अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र, साइमन आयोग रिपोर्ट, ठीक है, और नेहरू रिपोर्ट की ये भी था, साइमन कमीशन की अनुशंसाओं पे भी था
और आपका तीनों गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श पर भी था, लेकिन यहाँ पर बोला है बोथ बी एंड सी, तो ये आयोग ने आंसर गलत मतलब इसको कैंसिल करा था। तो इसमें अगर आता है यहाँ पर A B C D आता, A B C आता, तो फिर हम क्या लगाते हैं, चलो हम बना लेते हैं, बोथ को हटा देते हैं, A B C, तब हमारा आंसर होगा D। और इसके अलावा ये नेहरू रिपोर्ट पे आधारित था। इसके अलावा संयुक्त प्रवर समिति रिपोर्ट, लोथियो रिपोर्ट के कुछ प्रावधान भी इसमें शामिल किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द कमांडर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर वॉज। तो आपको बताया बक्सर के युद्ध में, जो कि आपका कब हुआ था, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, 1764, 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? मैंने आपको कल की क्लास में बताया ना, हेक्टर मुनरो था। और इसमें अंग्रेजी नेता का नेतृत्व कौन कर रहा था? अंग्रेजी सेना का हेक्टर मुनरो। और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड की, इन तीनों की संयुक्त सेना के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ा गया, जिसमें ये तीनों की जो संयुक्त सेना थी वो हार जाती है। हेक्टर मुनरो। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, ये जल्दी से बताइएगा। 274, आंसर दीजिए आप जल्दी से 274 का। ऑप्शन हो जाएगा जुलाई 1947 में। कब हुआ था? जुलाई 1947। माउंट बेटन योजना को कानूनी जामा पहनाने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद है उसने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के द्वारा भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राज्यों का जन्म होता है। यहाँ पर 18 जुलाई 1947। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष अर्थात स्पीकर कौन था? यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, ये एक तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल का निम्न सदन था। इसका निर्माण भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन किया गया। कभी कभी इसे इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली और इम्पीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं। भारत की स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप 14 अगस्त 1947 को लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग कर दिया और भारतीय विधानसभा के पहले अध्यक्ष बनते हैं विट्ठल भाई जे पटेल। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में क्या सही नहीं है? बताइएगा। 1935 का अधिनियम जो है सबसे पहले भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना करता है ना, और स्थापना की और प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया, केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया। इसी अधिनियम के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया, तो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का सृजन होता है। तो द्विसदनात्मक विधानमंडल प्रारंभ किया, ये वाला बंगाल में गलत है। 276 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस दल ने 1919 के अधिनियम की उपयोगिता में संदेह व्यक्त किया था? तो ये संदेह व्यक्त किया था किसने? ऑप्शन डी, द दक्कन सभा ने। किसने किया था? दक्कन सभा ने। लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या रहा? तो लॉर्ड कर्जन 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की। आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या रहा था? बंगाल विभाजन रहा था, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्योंकि जब बंगाल विभाजन की घोषणा करी थी उसके बाद जो है उग्रवाद का जो पनपना, मतलब कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के जो टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक हुई और स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय की तुलना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा औरंगजेब से की गई? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 279 और ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के क्रूर प्रशासनिक निर्णयों के कारण इसकी तुलना औरंगजेब से हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष में आया था? कल की क्लास में भी बताया था मैंने, क्रिप्स मिशन जो है स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया गया।
ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके और सेकेंड विश्व युद्ध में भारत इनका साथ दे, इस वजह से। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1942, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो ये था आपका 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन, भारतीय पूछेगा तो फिर सी राजगोपालाचार्य। अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। 1999 में इन्हें क्या मिला है? मरणोपरांत भारत रत्न मिला है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई थी, कब हुई थी? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो भाई, अगर बात करते हैं ये भी आपका कहीं ना कहीं डिफेक्ट आपका क्या है, थोड़ा सा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था और सुप्रसिद्ध आपकी एक वो थी सपरिषद। गवर्नर जनरल को कंपनी के सैनिक और असैनिक कार्य का नियंत्रण, निरीक्षण, निर्देशन सौंप दिया गया। बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद गवर्नर, बंगाल का जो गवर्नर था उसे पहला गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद गवर्नर की पोस्ट को बंगाल का गवर्नर पद का नाम बदलकर गवर्नर जनरल रखा गया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल आपका जो 1833 के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम फिर से यहाँ पर किया गया था भारत का गवर्नर जनरल, और भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। अब यहाँ पर वही बोला है, तो अब इसमें ऑप्शंस में तो है नहीं कुछ भी, तो फिर ये भी आपका क्या हुआ था, एक तरीके से और क्या था आपका क्वेश्चन डिलीटेड था। उसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुआ था। तो अब ऑप्शन में 1833 है नहीं, तो फिर हम क्या, तो कुछ छोड़ दो। अगर ऑप्शन में 1833 होगा तो फिर आप जरूर लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक्ट को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दास्ता का चार्टर एक्ट कहा गया था? तो ये कहा गया था, इसकी आलोचना उन्होंने करी थी 1935 की भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की। उनके विचार में रक्षा उपायों के बोझ से दबा अधिनियम एक ऐसी मशीन है जिसके ब्रेक तो मजबूत हैं लेकिन उसमें कोई इंजन नहीं है। और वही मदन मोहन मालवीय जी भी कहते हैं, ये अधिनियम बाहर से लोकतांत्रिक प्रतीत होता है लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला है। और वहीं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इसे द्वैध शासन पद्धति से भी बुरा एवं बिल्कुल अस्वीकार बताते हैं। इसके बारे में पूरी कहानी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखो भाई, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय गठित होता है। सर एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश, चैम्बर्स, लेमेस्टर, हाइट को अन्य 3 न्यायाधीश इसमें थे। ये एक अभिलेख न्यायालय था, इसके विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में होती थी। तो ये एलिजा एम्पे और 3 अन्य सदस्य चैम्बर्स, लेमेस्टर एंड हाइट। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के समय गवर्नर जनरल था भारत का लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय भी रहा। इसी के साथ वायसराय ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जेम्स एंड्रम रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? डलहौजी का। किसका था? डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में 1848 से 1856 तक गवर्नर के रूप में काम किया, गवर्नर जनरल के रूप में। डलहौजी के कार्यकाल में भारत में पहली बार 1853 में मुंबई टू ठाणे जो है ट्रेन चली, बाकी डाक टिकट वगैरह जारी हुए। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी?
तो ये 1869 से 72 तक रहा था लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी। और 8 फरवरी 1872 में अंडमान निकोबार द्वीप के एक अफगान के द्वारा चाकू चेस की हत्या कर दी जाती है। और मेयो के द्वारा 1872 में प्रायोगिक जनगणना भी कराई गई थी। 1872 में कृषि विभाग और अजमेर में मेयो कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना। तो यहाँ पर लॉर्ड कर्जन, किसने कहा था ये? लॉर्ड कर्जन, जो कि 1899 से 1905 तक यहाँ पे वायसराय बन के रहा था। रियासतों का एकीकरण की अब क्वेश्चन इनसे आते हैं कि भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? तो ये थे यहाँ पर पुर्तगाली, है ना। और 1961 में भारत छोड़ने वाले अंतिम यूरोपीय भी यही थे, और प्रथम यूरोपीय भी यही थे, पुर्तगाली। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात प्रिवी पर्स किससे संबंधित था? प्रिवी पर्स की अगर बात करते हैं तो राज भत्ता, निजी कोष, प्रिवी पर्स किसी संवैधानिक या लोकतांत्रिक राजतंत्र में राज्य के स्वायत्त शासक और राज परिवार को मिलने वाले विशेष धनराशि को कहा जाता था। भारतवर्ष में राजभत्ता देने की परियोजना जो है 1950 में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के बाद हुई। इंग्लैंड, जापान और अन्य यूरोपीय देश, है ना, जहाँ केवल राजवंश या राज परिवार होते थे, उनके विपरीत भारत में गणराज्य के शुरुआती वर्षों में कुल 562 राजवंश थे। और ये भारत में उन पूर्व राज्यों के राजवंश थे जिन्होंने नव स्वतंत्र भारत अर्थात भारत अधिराज्य डोमिन ऑफ इंडिया में अपनी रियासतों को संधि के द्वारा भारत संघ में पहले शामिल किया। बाद में अपने राज्यों को भारत गणराज्य में संपूर्णतः विलीन कर आधुनिक भारत को स्थापित किया। और इन सम्मिलित रियासतों के तत्कालीन शासक और उनके अधिकारी, जो उत्तराधिकारी थे, उनको आजीवन जीवन यापन हेतु भारत सरकार द्वारा विशेष धनराशि और भत्ते दिए जाने का प्रावधान था। इस विशेष वार्षिक धनराशि को राजभत्ता, निजी कोष या प्रिवी पर्स कहा जाता था। इस आलोकतांत्रिक भत्ते को 26वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में पूर्णतः स्थगित कर दिया गया था। तो ये क्या थे आपके? एक तरीके से पूर्व राजाओं से संबंधित था। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, विविध स्वराज्य दल का गठन किससे संबंधित है? हु फाउंडेड द स्वराज पार्टी? तो ये आपको पहले बताया है, स्वराज पार्टी का गठन किस किसने करा था? तो यहाँ पर जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता, उससे नाराज़ होकर ही जो है यहाँ पर ऑप्शन ए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन होता है। एक तरीके से कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी थी, है ना। स्वराज पार्टी के गठन कई महत्वपूर्ण घटना जैसे असहयोग आंदोलन की वापसी, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1923 के चुनाव के बाद हुआ। और इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे CR दास और सचिव बनाए गए थे मोतीलाल नेहरू। बाद में गांधी जी इनको मना लेते हैं और अपने साथी कर देते हैं। हु वॉज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च इन 1940? 1940 में आरंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहला सत्याग्रही कौन था? तो ये कई बार पूछा जाता है। जब इसकी शुरुआत करी थी तब एक अकेले बंदे ने करी थी, फिर बाद में विनोबा भावे इसके क्या बने थे? पहले 3 सितंबर 1939 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने ये घोषणा करी कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होगा, जिसके लिए उसने किसी भी राजनीतिक दल से कोई परामर्श नहीं लिया। ऐसे में महात्मा गांधी ने 1940 में इसके अगेंस्ट व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, अकेले किया था। लेकिन फिर इसमें पहले विनोबा भावे जुड़े, फिर आपके दूसरे जवाहरलाल नेहरू जुड़े, ऐसे ही जुड़ते गए लोग। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूलाभाई देसाई कौन थे? भूलाभाई देसाई तो एक विधिवेत्ता और वकील हुआ करते थे। 1930 के स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको 1 वर्ष का कारावास मिला, 10,000 रुपये जुर्माने का दंड भी मिला। संसदीय नेतृत्व का जो है भूलाभाई देसाई में अनुपम गुण थे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? कल मैंने बताया भी था। तो यहाँ पर आपका दादा भाई नेहरू जी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएंगे, जो कि एक ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, राजनीतिक, सामाजिक नेता थे।
है ना, जिन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन, हिंदी में भारत का वयोवृद्ध पुरुष। वेयर वुड द प्रपोज्ड नालंदा यूनिवर्सिटी बी एस्टैब्लिश इन बिहार? प्रस्तावित नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में कहाँ स्थापित होने जा रहा है? तो ये कहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा? राजगीर में। कहाँ पर? राजगीर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हेन वाज द फर्स्ट रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर सेटअप? प्रथम रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसको लेकर भी थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन डिलीटेड हुआ था। 1926 के रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की सिफारिश पर 1929 में हुआ था, या तो फिर हम नियरेस्ट 1930 मान के चले, अदरवाइज इसका परफेक्ट आंसर आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन मैं यहाँ पर कोई नहीं लगाऊंगी, क्योंकि 1926 के रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की सिफारिश पर 1929 में इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा फिर यहाँ पर कोई भी नहीं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये भी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, सो ध्यान रखिएगा। राजनीतिक पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, भारत का ग्लैड स्टोन कहा जाता है। ग्लैड स्टोन, क्या कहते हैं इनको? ग्लैड स्टोन इनको कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी स्वतंत्रता सेनानी रहे, और इनके राजनीतिक गुरु किसके? महात्मा गांधी जी के कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। हु कॉइन्ड द वर्ड पाकिस्तान? वर्ड पाकिस्तान, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? तो हु कॉइन्ड द वर्ड पाकिस्तान, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसको माना जाता है? सो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द विचार किया, मोहम्मद असलम खान इनके सहयोगी थे 1933 में। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे चौधरी रहमत अली थे जिन्होंने शब्द दिया। इनके साथी हुआ करते थे असलम खान। 1933 में चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों ने एक पैम्पलेट निकाला था जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर, और वी लाइव और पेरिश फॉर एवर। मैं पहली बार पाकिस्तान शब्द के एक मुस्लिम मुल्क का जिक्र इन्होंने किया था। ऑप्शन हो जाएगा डी। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर? यानी कि अतिवादी नेता कौन था? तो इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने राजनीति का अध्ययन किया और 1893 में भारत लौट आए। अपने जीवन के प्रथम चरण में ये एक क्रांतिकारी, जिसमें इन्होंने कांग्रेस की भरपूर आलोचना की, और इस विषय में इन्होंने लिखा न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड जैसे कुछ लेख लिखे थे। इनका नाम है अरविंदो घोष। Who was the pioneer of peasant movement in बिहार in the 1930? 1930 के दशक में कृषक आंदोलन बिहार में अग्रणी नेता कौन थे? तो कल आपको सारी चीज़ें बताई हैं, और ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे स्वामी सहजानंद। कौन हो जाएंगे? स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी। 1923 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा का गठन किया, और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुई, जिसमें स्वामी सहजानंद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वेयर डिड द नेवल म्यूटिनी स्टार्ट फर्स्ट इन फरवरी 1946? फरवरी 1946 में नौसेना का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका प्रारंभ हुआ था कहाँ पर? ऑप्शन ए बम्बई में, यानी कि मुंबई बम्बई। यह विद्रोह रॉयल इंडियन नेवी के द्वारा हुआ था, और ये विद्रोह मुख्यतः रंगभेद, खानपान, वेतन भत्ते में हो रहा जो डिस्क्रिमिनेशंस यानी कि भेदभाव था उसके कारण हुआ, और सरदार पटेल के हस्तक्षेप से इस विद्रोह को समाप्त किया। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर अरेंज क्रोनोलॉजिकली द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू देयर एस्टैब्लिशमेंट ईयर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। निम्न संस्थाओं को उनके स्थापना वर्ष के घटते क्रम में कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले रामकृष्ण मिशन की अगर बात करूँ 1897 में इस्टेब्लिश हुआ। ब्रह्म समाज 1828 में गठित हुआ। प्रार्थना समाज की बात करते हैं हम, ये हुआ था आपका 1867 के अराउंड, और आर्य समाज की बात करते हैं 1875 में हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पर हुआ था 1828 वाला, यानी कि आपका हो जाएगा ब्रह्म समाज। यानी कि आपका ब्रह्म समाज कौन सा है? दूसरा वाला नंबर पे।
तो ये 2 ऑप्शन चले गए, दूसरा हो जाएगा। उसके बाद प्रार्थना समाज 2, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सीधे सीधे जा रहा है डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस इन द लास्ट, निम्न में से कौन घटना सबसे अंत में हुई थी। तो उसके लिए पहले आपको घटनाओं का टाइम पीरियड पता होना चाहिए। चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था 5 फरवरी 1922 में, 5 फेब 1922। गांधी इरविन पैक्ट की बात करते हैं तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था कब हुआ था 1931, 5 मार्च 1931। साइमन कमीशन आया था साइमन कमीशन का आगमन होता है 1928 में होता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो सबसे पहले जो घटना हुई वो अप्रैल 1919 में हुई और लास्ट हुई थी 1931 में। तो गांधी इरविन पैक्ट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वेंट टू साउथ अफ्रीका एंड हेल्प गांधी जी इन हिज मिशन, निम्नलिखित में से कौन नेता दक्षिण अफ्रीका गए और गांधी जी से मिले, उनसे मिलने के बाद उनके उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करी थी। तो उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, ऑप्शन डी। ये भी पूछा जाता है कि इनके गुरु कौन थे, उनसे मिलने कौन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई was 15 August 1947 was chosen by the Lord Mountbatten for transfer of power। तो यहाँ पर बोला गया है कि लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन ही क्यों चुना गया था। क्योंकि ये दिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ थी, इसी वजह से। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिस वॉज द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ विक्ट्री ऑफ एलाइड पावर्स ओवर जापान इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ऑप्शन डी। यहाँ पर है, एक्वर्थ कमिटी वॉज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, एक्वर्थ कमिटी निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित थी। सो ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर बात करते हैं हम ऑप्शन डी रेलवे से, किससे रिलेटेड थी, रेलवे से। एल के झा समिति जो थी वो अप्रत्यक्ष कर से, राजा चलैया समिति कर सुधार से, एक रेखी समिति थी अप्रत्यक्ष कर से। अगला क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द गोरखा मंडल इन गोरक्षा मंडल इन 1941, निम्नलिखित में से किसने 1941 में गोरक्षा मंडल को गठित किया था। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी समिति जैसे रंगराजन समिति पेट्रोलियम उत्पाद पर प्रशुल्क संरचना के संबंध में सिफारिश, पार्थ सारथी सुम समिति कर नीति से है, भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि से थी। अब इसका आंसर दीजिएगा। सो 1941 में गोरक्षा मंडली का गठन मदन मोहन मालवीय ने जी किया था, ऑप्शन हो जाएगा सी। पंडित मदन मोहन मालवीय एक भारतीय शिक्षाविद और राजनीतिक रहे और स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस कॉर्नस्टोन ऑफ ए नेशन, यानी कि जो आपका कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन बुक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन। ये पुस्तक के लेखक कौन है आपसे पूछा गया है। ग्रेनविल ऑस्टिन है, ग्रेनविल ऑस्टिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द पवनार आश्रम ऑफ विनोबा भावे सिचुएटेड, विनोबा भावे का पवनार आश्रम किस राज्य में लोकेटेड है। अगर बात करते हैं विनोबा भावे तो भूदान आंदोलन के प्रणेता, क्वेश्चन पूछा जाता है भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे, विनोबा भावे। इन्हीं के द्वारा पवनार आश्रम महाराष्ट्र में खोला गया था, तो महाराष्ट्र ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। विनोबा भावे ने महिलाओं के लिए खास तौर से ये आश्रम बनाया। इसे ऐसी महिलाओं के लिए बनाया गया था जो मीराबाई की तरह अपने जीवन को साध्वी की तरह रहना चाहती थी और आश्रम की महिलाएं इसे आश्रम नहीं ब्रह्म विद्या माना करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ द टोटल रिवॉल्यूशन इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में संपूर्ण क्रांति के विचार को किसने प्रतिपादित किया था। भारतीय राजनीति में संपूर्ण क्रांति के विचार को प्रतिपादित किया था जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन हो जाएगा डी। 5 जून 1975 की विशाल सभा में जयप्रकाश नारायण ने पहली बार संपूर्ण क्रांति के 2 शब्दों का उच्चारण किया था और ये उन्होंने बिहार और भारत में फैले भ्रष्टाचार की वजह से स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड,
तो यहाँ पर कौन सा मैच नहीं है। देखो भाई, अगर मैं बात करती हूँ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले ने, बिल्कुल सही है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की बात करते हैं तो इसमें आपकी तिलक, अगरकर एंड चिपलुनकर सलीमुल्ला थे। तो यहाँ पर तो इस विष्णु शास्त्री यहाँ पे दे रखा है, तो मैंने तो ऐसा नाम ही नहीं बोला। तिलक है, अगरकर हैं, चिपलुनकर, ये थे तीन, तिलक, अगरकर, चिपलुनकर। अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पे मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की हम बात करते हैं तो ये मुस्लिम लीग का कौन था, मुस्लिम लीग को किसने गठित किया था, तो यहाँ पर आपका सलीमुल्लाह, ना कि मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। प्रार्थना समाज की बात करते हैं तो यहाँ पर गोविंद रनाडे और आत्माराम पांडुरंग थे। तो अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो अब आप बताइएगा आंसर क्या पॉसिबल हो सकता है। तो देखिएगा यहाँ पर आपके जो सी एंड डी है ना, ये गलत है। सी एंड डी क्या है आपके, गलत है, क्योंकि मुस्लिम लीग सलीमुल्लाह खां उसके संस्थापक हैं। प्रार्थना समाज में आपके आत्माराम पांडुरंग और गोविंद रनाडे उनके साथ थे। और यहाँ पर विष्णु शास्त्री, चिपलुनकर, तिलक और अगरकर इन्होंने किया था, बिल्कुल सही है। सर्वेंट ऑफ इंडिया वाला भी सही है, यानी कि सी और डी यहाँ पर आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकेम अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है भारत का। और विट्ठल भाई पटेल भारत में सेंट्रल असेंबली के लिए भी चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। विट्ठल भाई पटेल की बात करते हैं तो वो थे भारत में सेंट्रल असेंबली के लिए चुने जाने वाले। बाकी हम बात करते हैं दादा भाई नेहरू जी की, तो यहाँ पर थे दादा भाई नेहरू जी। एक और क्वेश्चन मैंने बताया कि जो विट्ठल भाई पटेल थे वो भारत में सेंट्रल असेंबली के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। और ब्रिटिश संसद का आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, सो फिर से सदस्य कौन थे, आंसर हो जाएगा दादा भाई नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है भाई, सो ऑप्शन हो जाएगा डी, दादा भाई नेहरू जी। इन विच ईयर मेयर्स कोर्ट वर इंट्रोड्यूस्ड इन 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स इन इंडिया। किस साल में भारत में मेयर न्यायालय 3 प्रेसिडेंसी नगरों में आरंभ किया गया था। तो ये हुआ था आपका 1726 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर सही होगा। ये ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वोच्च न्यायालय हुआ करते थे। इन कनेक्शन ऑफ हुज केस डिड महात्मा गांधी गो टू साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी किसके मुकदमे के संबंध में दक्षिण अफ्रीका गए थे। 24 मई 1893 को दादा अब्दुल्ला झावेरी के कानूनी मामले में शामिल होने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। और गांधी जी लंदन से प्रशिक्षित वकील होने के साथ साथ गुजराती भी बोलते थे। और ये डरबन स्थित व्यापारी के लिए एक पारिवारिक वाणिज्यिक विवाद को सुलझाने के इनका एक कदम था वहाँ पर, इसलिए गए थे। तो यहाँ पर आ जाएगा दादा अब्दुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर वॉज हेडक्वार्टर ऑफ युगांतर आश्रम लोकेटेड। तो बताइएगा जल्दी से। गदर पार्टी का मुख्यालय युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में इस्टेब्लिश किया गया। इस आश्रम का अपना प्रेस और एक साप्ताहिक समाचार पत्र गदर था, जो उर्दू, पंजाबी, हिंदी और अन्य भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में पब्लिश होता था। गदर साप्ताहिक का प्रकाशन नवंबर 1913 से शुरू हुआ। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक वंडर दैट वॉज इंडिया। वंडर दैट वॉज इंडिया, अद्भुत भारत पुस्तक के लेखक कौन है, आपसे पूछा गया। 1954 में से प्रकाशित किया गया था। और आंसर हो जाएगा यहाँ पे लेवेनियन, आपका कौन हो जाएंगे, ए एल बासम, ऑर्थर लेवेलिन बासम, ऑप्शन सी। अब इसके अलावा गुलबदन बेगम, इन्होंने हुमायूं नामा लिखी। आर.सी. मजूमदार, इन्होंने एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड एंशिएंट इंडिया लिखी है। अशोक और मौर्यों का पतन रोमिला थापर ने। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ऑन हुज रिकमेंडेशन अमंगस्ट द फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज कंस्टिट्यूटेड। यानी कि हमारी निम्नलिखित, यहाँ पर बोला है कि निम्नलिखित वर्णित में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया।
तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन के, है ना, 24 मार्च 1946 को जब ये गठित होता है, जिसमें आपके 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। अब अध्यक्ष कौन थे, किसकी अध्यक्षता में ये आया था, बताओ। सीमांत गांधी का वास्तविक नाम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फ्रंटियर गांधी, जो कि आपको कल की क्लास में बताए हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इज टेकन फ्रॉम द फेमस बुक। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी, तो ये लिया गया है आनंद मठ। और फटाफट कमेंट कीजिएगा कि आनंद मठ जो पुस्तक है वो किसकी है, किसका उपन्यास है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज एस्टैब्लिश। तो भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई। 1934, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सही। और इस पार्टी में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ये नेता शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की पहली राजनीतिक संस्था निम्न में से कौन सी थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। सो 324 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपकी लैंड होल्डर सोसाइटी। कौन सी थी, लैंड होल्डर सोसाइटी, से सही करिएगा, लैंड होल्डर सोसाइटी यहाँ पर आपका सही होगा। और ये आपका पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान रखना। 1838 में जमींदारों के हितों की सुरक्षा के लिए जमींदारी एसोसिएशन, जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, इसका गठन हुआ था, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 325। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर सुरेंद्रनाथ बनर्जी वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया था। तो किस वर्ष हटाया गया था, जल्दी से बताइएगा आप। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 325। सो क्वेश्चन नंबर 325 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, बताइए, ए 1874 में, 1874 में। और सिविल सेवा के पद से हटाने के बाद 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना करी थी। कहाँ पर, कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 326। द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिकी वॉज सेट अप इन द ईयर। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिकी की स्थापना की गई थी कब। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फिकी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। महात्मा गांधी जी के सलाह पर पुरुषोत्तम ठाकुर और घनश्याम दास के द्वारा किया गया था और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में था। इसे भारत के व्यापारिक संगठनों का संघ भी कहा जाता है। 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षा की वर्धा योजना किसके द्वारा प्रस्तावित थी, जो कि आपको कल भी बताई थी। वर्धा स्कीम या बेसिक एजुकेशन भी इसे बोला जाता है, ऑफ एजुकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। सो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1937 में महात्मा गांधी के द्वारा लाई गई थी, ऑप्शन डी। सप्तवर्षीय निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, उद्योग के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था, स्वावलंबन पर आधारित शिक्षा, हस्त कौशल पर आधारित शिक्षा की इन्होंने बात करी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिकमेंडेशंस अबॉलिशन ऑफ डायरकी सिस्टम इन प्रोविंसेस। निम्नलिखित में से किस कमीशन ने प्रांतों में दोहरी शासन पद्धति को समाप्त करने की सिफारिश करी थी। सो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 328, ऑप्शन बी, साइमन कमीशन, बाय द साइमन कमीशन। साइमन आयोग आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया था और 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में स्थापित द्वैध शासन के द्वारा क्या किया गया था, अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया, उसे केंद्र में लागू किया गया था। तो ये आपके अलग अलग चीज़ें हैं। बात हो रही है यहाँ पे साइमन कमीशन की, जो कि आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 329। द डिक्लेयर्ड पर्पस ऑफ द वेवेल प्लान ऑफ 1945 वॉज। वर्ष 1945 की वेवेल योजना का घोषित उद्देश्य क्या था। सो इसका उद्देश्य था भारत के सभी संप्रदाय मतलब समुदायों को प्रतिनिधित्व देना और अन्य उद्देश्य भी थे, जैसे कि यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। इसके अलावा केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाए। कार्यकारिणी परिषद का एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी।
गवर्नर जनरल बिना कारणीय वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निरुद्ध सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। तो ये वेवल योजना 1945 के क्या थे, उद्देश्य थे। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार लगाना है। तो उसके लिए आपको पता होनी चाहिए घटनाएं। जो आपका क्रिप्स शिष्टमंडल, क्रिप्स मिशन आया था मार्च 1942 में आया था। आपका कैबिनेट मिशन, मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल जो आया था जून 1945 में आया था। फिर आता है आपका मार्च 1947 में। ये कब आया था आपका, मार्च 1946 में आया था, 46 में कैबिनेट मिशन। वेवल योजना आई थी 1945 में, जून 1945 में वेवल योजना। फिर अंतरिम सरकार का गठन होता है 2 सितंबर 1946। तो अब इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे। क्रिप्स शिष्टमंडल मार्च 1942, सबसे पहले क्रिप्स आ जाएगा। फिर वेवल योजना आएगी यहाँ पर फर्स्ट, फिर आएगा थर्ड। फर्स्ट और थर्ड किसमें, ऑप्शन डी में सीधे सीधे एलिमिनेट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में जोर दिया गया था। तो किसके बारे में कल मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूर्ण स्वराज की मांग को उठाया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 332। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था। तो साबरमती आश्रम जो है इसका रियल नेम आपसे पूछा गया है, एक्चुअल नेम क्या है। सत्याग्रह आश्रम, ऑप्शन बी। 25 मई 1915 में अहमदाबाद के कोचरब जो एरिया है वहाँ पर एक आश्रम खोला गया था गांधी जी ने, और ये आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित हुआ, और इस आश्रम का वास्तविक नाम सत्याग्रह था। यहाँ पर रहते हुए वर्ष 1930 तक गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़े, इसीलिए क्या हो गया, ये ऐतिहासिक माना जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर रहने वाले लोगों को मानव श्रम, खेतीबाड़ी और शिक्षा का महत्व समझाना, साथ ही आश्रम के अनुयायियों को ट्रेन करना यानी कि प्रशिक्षित करना भी था। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी, लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। कल की क्लास में आपको बताया था 1911 में ब्रिटिश जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत में दिल्ली में दरबार आयोजित होता है, और 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द किया, साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की परमिशन भी दी, और उसके बाद 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली क्या की गई थी, कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई थी। अब यहाँ पर जो परफेक्ट आंसर होगा फिर वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 1911 में उन्होंने घोषणा करी और 1912 में बनाई गई थी। और इसके अलावा जो है राजधानी दिल्ली को ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने प्लान किया था, इसीलिए इसे लुटियन दिल्ली भी कहते हैं। अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है कहाँ पर, अलीपुर सेंट्रल जेल, तो ये आपकी है कलकत्ता में, और इसी से मिलता जुलता है आर्थर रोड सेंट्रल जेल जो कि बम्बई में है। दिल्ली में तिहाड़ सेंट्रल जेल है, चेन्नई सेंट्रल जेल चेन्नई में है। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन, वयोवृद्ध पुरुष, भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, इन्हीं को कहते हैं दादा भाई नेहरू, जिनके बारे में आप पढ़ चुके हैं। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष चुने गए। इन्होंने ही पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। मदन मोहन मालवीय सूची 1 है, और उसके बाद मोतीलाल नेहरू, श्रीमती एनी बेसेंट और गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे, तो भाई यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक तो है नहीं, तो फिर आपका आंसर क्या होना चाहिए, होम रूल लीग सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने खोला था। तो यहाँ पर सी का क्या हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी का 1। अभी चलते रहेंगे। मदन मोहन मालवीय जी ने क्या किया था बताइएगा, मदन मोहन मालवीय जी ने क्या किया था,
इन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। तो विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक तो आपका मदन मोहन। ए का थर्ड आ रहा है, ए का थर्ड है, तो ए का थर्ड, सी का हो जाएगा 1। अब बी का बताओ जल्दी से। मोतीलाल नेहरू ने क्या करा था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों ने मिलकर के मार्च 1923 में स्वराज दल का गठन किया, यानी कि स्वराज पार्टी इन्होंने गठित करी। तो स्वराज पार्टी और अन्य लोग तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके कौन? मोतीलाल। तो बी का हो जाएगा आपका क्या? 4th हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1। सी का 1 किस में आ रहा है? ऑप्शन ए में आ रहा है। लास्ट कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 338। ये भी आपका मैचिंग वाला है। तो बताइएगा, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या प्रावधान था? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी थी। तो ए का हो जाएगा यहाँ पर 4th। भारत परिषद अधिनियम 1909 में क्या हुआ था? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल यहाँ पर हुआ था। लॉर्ड आपका वायसराय लॉर्ड मिंटो। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी का हो जाएगा 3rd। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत क्या हुआ? द्वैध शासन का स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर हो जाएगा 432 1 कौन सा बचा लास्ट में? प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में किए गए थे। तो यहाँ पर 4321 ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंध में कौन सी बात लागू नहीं होती है? तो अगर बात करते हैं, उनका नियोजित विकास में विश्वास था, वे साम्राज्यवाद के विरुद्ध थे। उन्होंने 1939 में कांग्रेस का महासचिव नियुक्त नहीं किया गया था, बल्कि उन्होंने कांग्रेस का जो है, और ये गलत है क्योंकि उनका झुकाव समाजवाद की था, बिल्कुल था। तो यहाँ पर महासचिव नियुक्त नहीं हुए थे। ऑप्शन सी आपका क्या है? गलत है। फरवरी 1937 के चुनावों के बारे में क्या सही नहीं है? तो फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव कांग्रेस ने 5 प्रांत, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त की। कांग्रेस बम्बई, असम और उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में ही कांग्रेस बहुमत से वंचित रही थी। तो यहाँ पर आपका, अब मैंने क्या बोला था? बंगाल, पंजाब और सिंध में वो बहुमत नहीं मिला। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? गलत है। निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार लगाना है। जलियांवाला बाग इंसिडेंट आप सभी को पता है, 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को आपका गठित क्या हुआ था? घटना घटित हुई। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं चंपारण 1917 में हुआ। कलकत्ता से दिल्ली 1912 में हुई। ये 1919, 1917। फिर आता अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन होता है 1906 में। प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 में। आप इसको सही से आपने अरेंज करना है, बस अरेंज कर दीजिएगा। सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? अखिल 1906 आएगा, यानी कि 4th। फिर आएगा 1912 यानी कि 3rd। फिर 1914 यानी कि 5th। फिर आएगा 1917। फिर आएगा 1919। तो 43521 ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 342। निम्नलिखित कालक्रम को श्रेणीबद्ध करना है। होम रूल आंदोलन, अगर बात करते हैं होम रूल आंदोलन की, बाल गंगाधर तिलक ने जो है 1916 अप्रैल 1916 में बेलगाम, पुणे से होम रूल की शुरुआत करी थी। 1916 अप्रैल 1916। मुस्लिम लीग अभी बताया था 1906 में। स्वराज पार्टी आपकी 1923 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में। पूना समझौता 1932 में। और साइमन कमीशन 1928। सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। तो ऐसे में आपका सबसे पहले क्या आएगा? 1885, यानी कि 4th वाला आएगा। सबसे पहले 4th आएगा। सिर्फ ऑप्शन ए में है, सिर्फ ऑप्शन ए में 4th, सीधे एलिमिनेट। अब आप लगा लीजिए। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपसे बोला गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं हम किसकी, वुड डिस्पैच। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें, जैसे वायसराय लॉर्ड रिपन ने वुड डिस्पैच 1854 के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए 1882 में W हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया, जो हंटर शिक्षा आयोग के नाम से जाना गया था। ठीक है,
तो 1882 ये वाला सही है। उसके अलावा इस आयोग में, वैसे इसी हंटर आयोग में 20 सदस्य थे, जिनमें 8 भारतीय। फिर लॉर्ड कर्जन ने 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था, 1904 भी सही है। और इनके कार्यकाल में कृषि और पुरातत्व विभाग भी स्टैब्लिश हुआ था। 1944 में केंद्रीय शिक्षण मंत्रणा मंडल द्वारा एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की गई थी, जिसे सार्जेंट योजना कहा जाता है, और सर जॉन सार्जेंट भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार थे। तो यहाँ पर आपका ये वाला गलत है ना। शिक्षा के विकास पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए 1929 में भारतीय संविधिक आयोग इंडियन स्टैच्यूरी कमीशन ने सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। तो ये वाला भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या था, गलत है। अगला है धनी भूस्वामियों द्वारा भूमिहीन श्रमिकों को उपहार के रूप में भूमि दिए जाने की भूदान योजना का आरंभ या प्रारंभ इनमें से किसने किया था? तो ये किया था आचार्य विनोबा भावे ने। किसने किया था? आचार्य विनोबा भावे। आप लोग भूदान योजना मैंने आपको बताई थी। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। देखो भाई, आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय सम्मेलन के सिलसिले में 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के नलगोड़ा डिस्ट्रिक्ट पहुंचते हैं। ये जिला उस समय साम्यवादी गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। इसी जिले के पोचमपल्ली गांव में विनोबा जी ठहरे हुए थे। पोचमपल्ली प्रवास के दौरान गांव के 40 हरिजन परिवारों के लिए भूमि की समस्या का समाधान तलाशते समय इसी गांव के जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव किया, और ये प्रस्ताव ही भूदान आंदोलन की उत्पत्ति का स्रोत था। अक्टूबर 1951 से 57 ईस्वी तक जो विनोबा भावे जी थे, इन्होंने पूरे भारत में 50 मिलियन एकड़ भूमि भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया। इसे ग्राम दान भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका कहाँ से शुरू करा था? तो बताइएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर है आपका 345, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, यहाँ पर बोला गया है कि आपको कूट से सही उत्तर को चुनना है। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा 1929 में हुआ था, तो इसका हो जाएगा 4th। सिर्फ ऑप्शन बी में है, एलिमिनेट हो गया। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, तो मोपला हो गया 1921 में। चंपारण 1917 में हुआ, संथाल 1855 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? रवीन्द्रनाथ टैगोर की जो डेथ हुई थी, अगर इनके भारत के महान साहित्यकार गुरुदेव के नाम से विख्यात, 1861 में बंगाल में जन्म, और इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर जो बहुत बड़े जमींदार थे। गीतांजलि के लिए साहित्य के लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। 1921 में इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए विश्व भारती नामक संस्था इस्टेब्लिश की। 7 अगस्त 1941 को 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर किस वर्ष हुई थी? 41 में हुई थी। कब हुई थी? 7 अगस्त 1941 को 80 वर्ष की अवस्था में। कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? देखो भाई, खेड़ा सत्याग्रह आपका कब होता है? अगर आपको पता होगा तो देखो भाई, खेड़ा सत्याग्रह बताओ जल्दी से। खेड़ा हुआ था 1918 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन बताओ जल्दी से। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। चंपारण 1917 में हुआ। असहयोग आपका 1920 में हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? चंपारण सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई? दांडी मार्च आपकी हुई थी 1930 से। 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ, 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पहुँच के तोड़ा था। साइमन कमीशन भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं 1942 में। गांधी इवेंट 1931 में। साइमन कमीशन 1928 में आगमन होता है। तो सबसे पहले जो घटना घटित हुई थी वो थी आपकी साइमन कमीशन, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइएगा कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ध्यान रखना है यहाँ पर, गदर पार्टी, लाला हृदयलाल पंजाब के महान बुद्धिजीवी और प्रचंड क्रांतिकारी थे। वही गदर दल के प्राण थे। उन्होंने 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से गदर पार्टी का गठन किया था। ठीक है। रामचंद्रन बरकातुन ने इनमें सहायता की थी। इस दल ने गदर नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली, जो सन 1857 के गदर की क्या थी? स्मृति में स्थापित हुई थी। फ्रंटियर गांधी आपके ये थे। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
जो मैच नहीं है वो गदर पार्टी, क्योंकि लाला लाजपत राय ने नहीं करा था, इसको करा था सोहन सिंह भागना एंड लाला हृदयाल ने। अगला आता है निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। जलियांवाला बाग 1919 में होता है। सेकेंड सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर बात करते हैं तो ये आपका होता है 1 जनवरी 1932 से होता है। सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907 में होता है और साइमन कमीशन का बहिष्कार 1928 में होता है। तो अब इसको आपका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले सूरत सी हो जाएगा, ऑप्शन सीधे सीधे एलिमिनेट हो रहा है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। बंगाल विभाजन 1905, नमक सत्याग्रह 1930, वेवेल योजना 1945 है ना कि, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। हाँ भाई बता दो कौन सा सम्मिलित नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सैयद अहमद खान, एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन, मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट, मोहम्मद अली जिन्ना, खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन अली बंदों का था, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली थे, तो यहाँ पर आपका यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम बताइएगा। मुस्लिम लीग 1906 है ना ढाका में, और अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग की अगर बात करते हैं 1934 में महात्मा गांधी द्वारा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में, लाला लाजपत राय सचिव, रिवान चमन लाल। और उसके अलावा हम बात करते हैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो ये आपका हुआ था 1885 में। तो बस अब इसको क्रम से आपने लगाना है। सबसे पहले क्या आएगा, 1906 वाला आएगा यानी कि बी, और बी किस में से 1906 आएगा, 28 वाला, सॉरी ये आएगा 1885 वाला आएगा, 1885 डी वाला, डी हो गया। उसके बाद आएगा 1906 वाला डी के बाद आएगा ए वाला, फिर आएगा आपका 1920 वाला, ठीक है सी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, सीधे सीधे एलिमिनेट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरला बहन का मूल नाम क्या था। ये क्वेश्चन मैंने आपको उत्तराखंड में भी कराया है। कैथरीन मैरी हैलीमन था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, 5 अप्रैल 1901 को इंग्लैंड में जन्म, महात्मा गांधी की शिष्या, कोसानी में लक्ष्मी आश्रम गठित इन्होंने किया था सरला बहन ने, महिलाओं को ब्रिटिश राज के खिलाफ एकजुट किया, गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता थी, उत्तराखंड भारत के कुमाऊं क्षेत्र के हिमालयी जंगलों में एक पर्यावरणीय विनाश के बारे में जागरूकता पैदा करने की भी हेल्प करी थी। तो इनका नाम है कैथरीन हैलीमन, जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। शांति निकेतन को किसने गठित किया था, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने किया था बोलपुर में, और ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर रवीन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता को राजनीति में अतिवादी और सामाजिक विषयों में रूढ़िवादी बताया गया है। बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कामागाटा मारू प्रसिद्ध है, सो कामागाटा मारू प्रसिद्ध है एक जलपोत के रूप में, ऑप्शन बी। 1914 में प्रकरण हुआ, कनाडा सरकार ने भारतीयों को अपने यहाँ प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया, और एक अप्रवासी कानून के तहत केवल वही भारतीय कनाडा जा सकता था जो भारत से सीधे कनाडा आया हो। ये बहुत सख्त कानून था। नवंबर 1913 में कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की इजाज़त दी जो लगातार यात्रा करके नहीं आए थे। इसी से उत्साहित भारतीय नागरिक गुरदीप सिंह ने किराए पर जहाज लेकर 376 यात्रियों सहित कामागाटा मारू जहाज से वैंकूवर की ओर चल पड़े। वैंकूवर पहुंचने पर पुलिस ने जहाज की घेराबंदी कर ली। यात्रियों के अधिकारियों के लिए लड़ने के उद्देश्य हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक और बलवंत सिंह के नेतृत्व में शोरक मेटी यानी कि तटीय समिति गठित की गई। कामागाटा मारू को अंत में कनाडा की जल सीमा से बाहर कर दिया गया था। तो ये पूरी घटना थी। महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है। तो सबसे पहले इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स को खोला था 1904 में, और साबरमती को खोला था 1915 में, है ना, और वर्धा में इन्होंने करा था 1936 में, और आपका सदाकत में इन्होंने करा था 1921 में। तो यहाँ पर सबसे पुराना है फिनिक्स, ऑप्शन हो जाएगा बी, साउथ अफ्रीका। सिंगोली की संधि हुई थी, ये कई बार पूछा जाता है। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध के समय हुई, और इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था। सिंगोली संधि में महाकाली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में परिभाषित किया गया था 1815 में। निम्नलिखित में से कौन उदारवादी मॉडरेट नहीं था। सो बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, उग्रवादी थे। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अपनी एक आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी मूल रूप में लिखी है।
बताइएगा इन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है वो लिखी है किस रूप में। क्वेश्चन नंबर 362, ऑप्शन सी गुजराती में, किस में है, गुजराती में है। इन्होंने अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ गुजराती में लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन में घटनाओं का सही क्रम क्या है। 1917 में होता है चंपारण, अहमदा मिल मार्च 1918 में, पहले ये होता है 1918 में, फिर खेड़ा होता है 1918 में ही, ये मार्च में होता है। उसके बाद असहयोग की बात करते हैं, ये 1 अगस्त 1920 में होता है, 1920। सो सबसे पहले चंपारण हुआ था, फिर आपका हुआ था अहमदाबाद, मिल मजदूर की खेड़ा, बताओ। तो सबसे पहले होता है चंपारण, फिर खेड़ा होता है, फिर अहमदाबाद होता है, फिर होता है आपका असहयोग। तो ऐसे में ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ही एलिमिनेट हो रहा है। अब यहाँ पे सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, तो आप सुमेलित करिए। महात्मा गांधी, दांडी मार्च, जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान, वल्लभ भाई पटेल। लाल कुर्ती आंदोलन बताए, बारदोली बताए, लखनऊ कांग्रेस, पुणे स्वराज की मांग, हर एक चीज़ बताई है आप लोगों को। सो महात्मा गांधी, दांडी मार्च है, सीधे सीधे ऑप्शन भी एलिमिनेट हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू आपके लखनऊ कांग्रेस में, पुणे स्वराज की मांग लक्ष्य इन्होंने डिक्लेयर किया। खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करते हैं, लाल कुर्ती आंदोलन आपका है सरदार वल्लभ भाई बारदोली आंदोलन से है। निम्नांकित में से किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। ये कहा था गांधी जी ने। नेक्स्ट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था, लेकिन वे चुनाव हार जाते हैं। बाद में दादा भाई नेहरू ने 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाते हैं। तो ऑप्शन डी WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूची 1 को सूची 2 से, घटना और अवसर ये आपने मैच करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929 में आता है। एक मिनट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब दूसरा सीधे सीधे एलिमिनेट भी हो रहा है। इसके अलावा पूर्ण स्वराज दिवस की अगर हम बात करते हैं तो 26 जनवरी 1930 होगा। दांडी मार्च की अगर बात करते हैं तो 12 मार्च से 1930 होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 5 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। तो यहाँ पर ये आपके फाइनली कंप्लीट होती है भाई मॉडर्न हिस्ट्री। सो मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों की कंप्लीट होती है, और यानी कि कंप्लीट हिस्ट्री के तीनों ही पार्ट आपके कवर हो गए। सो अब बचा है मेजर पार्ट आपका पॉलिटी, जिसमें आपके 600 प्लस क्वेश्चन हैं। तो उसको मैं कोशिश करूँगी कि 3 पार्ट्स में आपको कराऊँ, 200 करके। बाकी देखते हैं कितना हो सकता है। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने आपको अभी तक कराए हैं, उसमें आपके कुछ डाउट रहे हैं। हो सकता है फ्लो में मैंने आपको वहाँ पर कुछ चीज़ एक ही जगह सी बता दी, लेकिन बोला मैंने वहाँ पर है और आंसर मैंने टिक कर दिया, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पे लगा रही हूँ। आप अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है तो आप वहाँ पर अपना करेक्शन कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर था आप लोगों का 56 मिडवल हिस्ट्री का क्वेश्चन था, जिसमें निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है। मैंने इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी, पर वो अमीर खुसरो ना बोल के मैंने वल्लभाचार्य, क्योंकि वल्लभाचार्य, चैतन्य, गुरु नानक ये भक्तिकालीन संत थे। आपसे बोला है कि कौन नहीं जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पर अमीर खुसरो नहीं जुड़े हुए थे, तो शायद मैंने वहाँ पे वल्लभाचार्य टिक कर दिया था। अभी आप यहाँ पर आप टिक कर लीजिएगा अमीर खुसरो, क्योंकि बाकी जो तीनों वल्लभाचार्य, चैतन्य, गुरु नानक हैं ये भक्तिकालीन संत थे। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है पूरा हिस्ट्री, जिसमें आपके तीनों हिस्ट्री कंप्लीट होते हैं। आई होप सो आप लोगों के ये सेशन हेल्प करेंगे आपके अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में। PYQ सीरीज़ आपकी चल रही है। अब आता है इसके बाद पॉलिटी का नंबर। पॉलिटी आप लोगों को जल्दी ही मैं कंप्लीट कराने, क्योंकि उसमें 650 क्वेश्चन है पॉलिटी के, तो उनको मैं जल्दी ही कवर कराने की कोशिश करूँगी 1-2 दिन के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। अगर किसी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन नंबर के साथ ज़रूर बताएं, आपका जो डाउट है वो क्लियर किया जाएगा। अच्छा, एनिशियंट हिस्ट्री में भी आपका एक क्वेश्चन था जो कि आई थिंक 135 था, जिसमें बोला गया था कि कौन सा स्थान है जो पूर्व मध्य काल में शिक्षा का केंद्र नहीं था। मैंने वहाँ पर कराया है तक्षशिला नहीं था, पूर्व मध्य काल में वो शिक्षा का केंद्र नहीं था। नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुर ये 3 पूर्व मध्य काल में शिक्षा के केंद्र थे।
आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और तक्षशिला पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं रहा है। तो वो क्वेश्चन भी आप जिसने भी कमेंट करा था कि मैम सी नहीं डी होगा, उदंतपुर होगा, उदंतपुर पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र रहा है। नालंदा भी रहा है, विक्रमशिला भी रहा है, लेकिन तक्षशिला पूर्व मध्यकाल में नहीं। क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, देन उसके बाद उसका रिप्लाई करना है। इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगता है तो आप ज़रूर क्वेश्चन वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों का जो है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 81 था, आपको मैंने अकबर का मकबरा भी बताया था जो कि सिकंदरा, आगरा के निकट सिकंदरा में है। वो मैंने शायद सिकंदर लोदी लगा दिया था, मैंने वहाँ पे आपका पिन भी किया हुआ है कमेंट में कि ये मेरे से गलत हो गया है, तो आप यहाँ पे ठीक कर लीजिए। और मैंने कल की वीडियो में भी बताया है और आज की वीडियो में दोबारा बता रही हूँ। तो ये 3 क्वेश्चंस में आपको डाउट आ रहा था जो कि मैंने यहाँ पर आपको करा दिए हैं क्लियर। इसके बाद आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका जो भी डाउट होगा उसे क्लियर, अगर वो सही है तो सही किया जाएगा, गलत है तो उसे भी सही किया जाएगा। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, प्यारे प्यारे से कमेंट कर सकते हैं। सेशन कैसा लगा वो आप ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आप पॉलिटी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।